हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका फिजिक्स में हेल्प चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आजकल हम कर रहे हैं क्लास 11 की केमिस्ट्री कोर्स का कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4। प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने एनसीईआरटी के कुछ प्रश्नों को हल किया था इस चैप्टर के। आज वहीं से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, यदि सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट इसको शेयर जरूर कीजिए। और प्यारे बच्चों, यहाँ क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक की एनसीईआरटी फिजिक्स कंप्लीटली अवेलेबल है, अपलोडेड है पूरे के पूरे कोर्स। आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसे देख सकते हैं। और क्लास 11 और 12 की केमिस्ट्री आप जानते हैं वो कंटिन्यू है। तो फिर शुरू करते हैं हम अपने एनसीईआरटी के आगे के प्रश्नों को, जो कि इस प्रकार से हैं। इसके अनुसार निम्नलिखित अणुओं की आकृति की व्याख्या VSEPR सिद्धांत के अनुरूप कीजिए। तो किसके अनुसार कह रहा है? वेस्पर थ्योरी। VSEPR सिद्धांत के अनुरूप करनी है व्याख्या, जिसे वेस्पर थ्योरी कहते थे। किस किस की है? BeCl2, BCl3, BeCl2, BCl3। अगला है SiCl4, SiCl4। अगला है हमारे पास AsF5, AsF5। अगला हमारे पास है H2S, H2S। और अगला है PH3। तो इनकी हमने क्या करनी है? संरचना की व्याख्या करनी है प्यारे बच्चों। सबसे पहले समझिए ये VSEPR सिद्धांत क्या होता है। फुल फॉर्म हमने बता दी थी, वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रिपल्सिव थ्योरी। यानी कि संयोजी कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो युग्मों में होते हैं उनके बीच में भी क्या करता है? प्रतिकर्षण बल जो कार्य करता है, उसके कारण किसी अणु की संरचना डिसाइड होती है। वेस्पर थ्योरी चैप्टर में पूरी डिटेल में बताई गई है। यह बताया गया है कि अष्टक नियम जो कौशल तथा लुईस ने प्रतिपादित किया था, उसके द्वारा हम किसी अणु के स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं कर सकते। तो उसको डिफाइन करने के लिए वेस्पर थ्योरी डेवलप हुई। यह बताती थी कि किसी भी जो हमारा अणु होता है उसमें 3 प्रकार के प्रतिकर्षण बल कार्य करते हैं। एक होता है एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच में लगने वाला, जिसे हम कहते हैं लोन पेयर। तो लोन पेयर यानी कि एकांकी इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला लोन पेयर। और लोन पेयर के बीच में जो प्रतिकर्षण बल लगता है वो होता है सबसे ज्यादा। उससे कम होता है लोन पेयर और आबंधी बंध, जिसे हम कहते हैं बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर के बीच में लगेगा वो उससे कम होगा। इससे कम कौन सा होगा? यदि हम कहें तो ये हमारा होता है सीधे बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर के बीच में प्रतिकर्षण बल सबसे ज्यादा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में प्रतिकर्षण बल उससे कम, और बॉन्ड पेयर के बीच में जो प्रतिकर्षण बल होता है वो सबसे कम होता है। ये आपने ध्यान रखना। और इसी के अनुसार हम कहते हैं किसी अणु का स्ट्रक्चर संरचना तैयार होती है। चैप्टर में पूरा डिटेल में समझाया गया है और वहां जाकर के इसको डिटेल में देख सकते हैं यदि यहां पर आपको कुछ कंफ्यूजन है। यहां पर हम चर्चा करेंगे अब इन संरचनाओं की। तो सबसे पहली संरचना हमारी आ रही है जिसे हम कहते हैं BeCl2, BeCl2। सेंटर में क्या आएगा? Be। अब इनमें यदि आपको यह पता हो कि एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म जिसे हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहीं पर बन रहे हैं, तो आप स्ट्रक्चर समझ सकते हो कि कैसे बनेगा। जैसे हम कहें BeCl2 में क्लोरीन के कितने होते हैं? 17 इलेक्ट्रॉन। देखिए बोरोन के हम कहें या यहीं पर बना लेते हैं Be, बेरिलियम का हमारा होता है 4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु क्रमांक होगा 2,2। और क्लोरीन का होता है 17 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8, 7। अब समझिए ये Be के अंतिम कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं और क्लोरीन के अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये सीधे इस प्रकार से बना देगा Cl, यहां पर Cl, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि ये भी एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अपने इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा 8। अंतिम कक्षा में ये भी अपने 8 पूरे कर लेगा और बीच वाला पूरा नहीं होगा, उसके केवल अंतिम कक्षा में 4 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो ये जो संरचना बनती है इसमें बीच का जो ये वाला कोण होता है ये 180 डिग्री होता है और ऐसी को हम कहते हैं रैखिक संरचना। रैखिक संरचना कैसे बनाई है हमने? Be, यहां पर भी Cl और यहां पर भी Cl एक लाइन में। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। अब हम सीधे आप ये देखेंगे कि अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन
लोन पेयर यानी कि एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का निर्माण हो रहा है या नहीं। ये लोन पेयर का फुल फॉर्म है जिसे कहते हैं एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। दो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच में जो प्रतिकर्षण बल होता है सबसे ज्यादा, एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म तथा एक बॉन्ड पेयर संयोजी इलेक्ट्रॉन युग्म के बीच में जो प्रतिकर्षण बल होता है वो थोड़ा कम होता है, और बॉन्ड पेयर के बीच में एक संयोजी ससंयोजक बंध दूसरे ससंयोजक बंध के बीच में जो प्रतिकर्षण बल होता है सबसे कम होता है। तो इस थीम को रख करके आपने स्ट्रक्चर डेवलप करने प्यारे बच्चों। तो कैसे आएगा, पहला तो हमने बता दिया, दूसरा BCl3। अब सीधे देखिए ये है BCl3। बोरान आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5 2,3 हो जाएगा, और क्लोरीन का तो हमने यहां पर बना ही दिया है, ये हमारा 2 8 7 17 2 8 7 परमाणु क्रमांक है 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7। तो कैसे बनेगा, सीधे आप देख रहे हैं कि बोरान के केवल 3 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के भी 3 है, तो तीनों को एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेगा। तो यानी कि इसकी सीधे संरचना कैसे बनेगी, एक समतल में बनेगी। यानी कि हम कह सकते हैं ये हमारा हो गया बोरान, एक तरफ इसके चले जाएगा क्लोरीन, दूसरी तरफ भी चले जाएगा क्लोरीन, और तीसरी तरफ भी चले जाएगा क्लोरीन, इस तरीके से। तो इन सब के बीच में ये जो एंगल होंगे वो बराबर बराबर होंगे, 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री, एक एक इलेक्ट्रॉन का युग्म करेगा। तो इसे कहते हैं त्रिकोणीय समतली या समतली त्रिकोणीय संरचना बनाएगा। एक ही तल पे तीनों की तीनों को रख देंगे, एक ही तल पे, एक तरफ 120 डिग्री के कोण में, दूसरा तीसरा। तो ये हमारा BCl3 की स्ट्रक्चर होगा। अगला देखें SiCl4। अब सिलिकॉन का हम देखें, अगला है SiCl4। सिलिकॉन जो हमारा सिलिकॉन होता है, इसकी अंतिम कक्षा में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन की भी एक एक कक्षा में आपको 4 चाहिए। तो ये जो बनाता है हमारा, इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है, सिलिकॉन यहां आ जाएगा। अब ये एक हम कह सकते हैं जो चतुष्फलकीय संरचना होती है वैसे का निर्माण होगा। यानी कि हम यहां पर इस प्रकार से एक लिख देंगे Cl, एक यहां पर आ जाएगा Cl, एक यहां पर हो गया Cl, और एक सीधे ऊपर की ओर चली जाएगा, यहां पर हो जाएगा Cl। तो ये जो संरचना बनती है, ये वाली जो संरचना बनती है, इसे कहते हैं चतुष्फलकीय। अब इनमें एक बात ध्यान देने की है, देखो इसमें जो बंध रहे थे वो हमारे जो हम कहते हैं बॉन्ड पेयर यानी कि सहसंयोजक बंध थे 2, इसमें 2 सहसंयोजक बंध थे, जबकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कोई नहीं था। इसमें भी सहसंयोजक बंध बन रहे थे 3, लेकिन एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कोई नहीं था। किस पे, केंद्रीय परमाणु पे, ध्यान रखना केंद्रीय परमाणु की बात हो रही। इसमें भी सहसंयोजक बंध बन रहे हैं 4, लेकिन एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय परमाणु में कोई नहीं है। उस चीज का प्रभाव पड़ेगा स्ट्रक्चर बनाने में। अब अगले देखते हैं, यहां तक तो हमने देख लिए AsF5। अब आर्सेनिक का देखते हैं हम, AsF5। यहां ध्यान देना है, आर्सेनिक की अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और फ्लोरीन आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 9, इसका 2 होता है 7। तो अब देखिए इसकी अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसमें अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन। तो अब आप खुद ही सोचिए क्या ये कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा। इसमें ये आर्सेनिक के 5 जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये फ्लोरीन के 5 परमाणुओं के साथ एक एक सहसंयोजक बंध का निर्माण कर लेंगे, तो काम इनका पूरा हो गया। तो कैसे बनाएंगे, ये इस प्रकार से बनता है। ये आर्सेनिक का सेंटर में आ गया, हम कहें एक तरफ ये बन गया फ्लोरीन, दूसरी तरफ हम कहेंगे यहां पर बन गया फ्लोरीन, तीसरी तरफ यहां पर बन गया फ्लोरीन। अब एक ये तीनों समान है, एक बनता है ऊपर की ओर फ्लोरीन यहां, और एक बनता है नीचे की ओर फ्लोरीन यहां। तो ये एक हम कह सकते हैं इस प्रकार से एक रचना बनती है, इसको हम कहते हैं द्विपिरामिडी रचना, द्विपिरामिडी संरचना। द्विपिरामिडी का अर्थ क्या, ये एक पिरामिड इस प्रकार से होता है। यदि ऊपर की ओर मैं यहां पर एक बिंदु बना दूं, इसको इस प्रकार से मिला दूं, ये एक पिरामिड संरचना होती है। यदि ऐसा ही एक बिंदु नीचे हो जाए तो इसको यहां से भी मिला दिया जाए, तो ये द्विपिरामिड संरचना होती है, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ।
बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया था कि आप कमरे पे सेंटर पे एक त्रिभुज बना लीजिए और उन त्रिभुजों के तीनों कोरों से पंखे का जो जहां पर खूंटा लटक रहा है वहां पर एक एक रस्सी डाल दीजिए। तो ये कैसी संरचना होगी? होगी पिरामिड। यदि ठीक जैसा ऊपर करा है वैसे ही आप नीचे की ओर कर दें तो वो हमारी क्या हो जाएगी? द्विपिरामिडीय संरचना कहलाएगी। अब इसमें भी जो सहसंयोजक बंध बन रहे हैं वो 5 बन रहे हैं, एकांकी युग्म कोई नहीं है। तो कितने? 5 सहसंयोजक बंध बन रहे हैं, एकांकी युग्म कोई नहीं बन रहा है। अब अगले में देखें H2S। अब H2S में देखिए आप, इसको मैं मिटा रहा हूं क्योंकि यहां पर थोड़ी जगह का इस्तेमाल हो जाएगा। अब हम समझते हैं H2S का। जो संरचना H2S की है वही H2O की भी होती है। कैसे? अब ये भी देखिए। S का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? सल्फर के आप जानते हैं परमाणु क्रमांक होता है 16, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8, 6। और हाइड्रोजन का आप जानते हैं अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब देखिए हाइड्रोजन के 2 हैं, तो इन 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो इधर चले जाएंगे, तो शेष कितने बचेंगे? 4 बचेंगे ना। तो 4 इलेक्ट्रॉनों के 2-2 के जोड़े बनाए तो 2 बनेंगे। तो ये कैसा स्ट्रक्चर बनाता है? S यहां पर आ गया, एक हम कह सकते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या लगेंगे? प्रतिकर्षण बल लगेंगे। इन्हें कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। इन दोनों के बीच में मैंने कहा था प्रतिकर्षण बल सबसे ज्यादा होता है, तो ये एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे। अब हाइड्रोजन कहां आएंगे? हाइड्रोजन नीचे की ओर आएंगे, यहां पर हाइड्रोजन आ जाएंगे, यहां एक हाइड्रोजन यहां और एक हाइड्रोजन यहां। तो ये जो हाइड्रोजन होंगे मुड़े हुए रहेंगे, इनके बीच का बिल्कुल एक लाइन में नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म एक दूसरे के बीच में प्रतिकर्षण बल लगा रहे हैं, तो धक्का मार रहे हैं। और इसके बीच में भी बल लग रहा है, प्रतिकर्षण बल। ऐसे इसके बीच में, इसके बीच में प्रतिकर्षण बल लग रहा है। तो ये जो संरचना होती है इसे कहते हैं बंकित, यानी कि मुड़े हुए। हाइड्रोजन थोड़े ऐसे मुड़े हुए होते हैं, बैंड होते हैं, जैसे H2O के होते हैं। और इसमें सहसंयोजक बंध कितने? जैसे हमने कहा था यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, यहां पर 4 है, यहां पर 5 है, यहां पर सहसंयोजक बंध ये है। तो सहसंयोजक बंध तो है 2। और एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कितने? 1 और 1 2 इसमें एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो यह संरचना इस प्रकार से यहां पर बनती है। अगला देखें PH3। तो PH3 में देखें, यह है PH3। यहां पर आप देखिए फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो परमाणु क्रमांक होता है 15, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 5। हाइड्रोजन का आप जानते हैं 1 होता है, क्योंकि हाइड्रोजन के 3 हैं, तो इस 5 में से 3 तो इन हाइड्रोजनों के साथ एक एक सहसंयोजक बंध बना लेंगे। तो क्या बच जाएगा? यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, जिसे हम कहते हैं एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। वो क्या करेगा? इस संरचना को डिसाइड करेगा। तो कैसे बनाएगा? जैसे हम कह सकते हैं जैसे PH3 की जो संरचना है वो कुछ इस प्रकार से बनेगी, यानी कि हम जैसे कहते हैं पिरामिडी संरचना। कैसे? ये हम कह सकते हैं यहां ये P आ गया और एक इसका इधर की ओर आ गया H, एक यहां पर आ गया H, एक यहां पर आ गया H, और ये ऊपर की तरफ रहेगा। और यहां पर क्या रहेगा? एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा, जिसके कारण इसकी जो संरचना होगी वो हमारी पिरामिडी संरचना हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, कैसी संरचना? पिरामिडी। क्यों बन रही है पिरामिडी? क्योंकि इसके पास एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म एक्स्ट्रा है, जो इन पर सहसंयोजक बंधों पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, जिसके कारण इसकी संरचना क्या होगी? पिरामिडी होगी। तो यहां ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो हमारे ये बन रहे थे सहसंयोजक बंध बन रहे थे, यहां 3 बन रहे, 1 2 3, तो 3 तो है सहसंयोजक बंध। और एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कितने हैं बन रहे? एक इलेक्ट्रॉन। एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या है? 1, जो कि यहां पर है। तो इसमें 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म थे, इसमें 1 था, और इससे पहले में 1 भी नहीं था। तो इसके कारण ये क्या होती है? ऐसी संरचना अलग अलग प्रकार की बनती है। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है काफी आसान है, थोड़ा फोकस करना है आपने। यदि चैप्टर पढ़ा हुआ है तो ये 100% आपको चीजें समझ में आएंगी। यदि चैप्टर की थ्योरी नहीं पढ़ी है मेरे साथ तो कहीं ना कहीं पर थोड़ा आप डगमगा जाएंगे। तो यदि कंफ्यूजन हो तो एक बार चैप्टर में जाके थ्योरी को जरूर देखिएगा। तो आप नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4.8, जो कि इस प्रकार से है। इसके अनुसार यद्यपि NH3 तथा H2O दोनों अणुओं की ज्यामिति विकृत चतुष्फलकीय होते हैं, तथापि
जल में आबंध कोण अमोनिया की अपेक्षा कम होता है, विवेचना कीजिए। तो किस किस की बात कर रहा है? एक ये कर रहा है NH3 की और एक बात कर रहा है H2O की। ये कह रहा है जो जल में आबंध कोण जो होता है वो NH3 की अपेक्षा कुछ कम होता है। क्यों है ये हमें पता चलता है वेस्पर थ्योरी से। अभी हमने इससे पिछले वाले प्रश्न में आपको एक बात बताई थी कि जो वेस्पर थ्योरी है वो यह बताती है कि जो केंद्रीय परमाणु होता है वह केंद्रीय परमाणु से जो हम कह सकते हैं जो बॉन्ड बनते हैं, सहसंयोजक बंध बनते हैं वह, तथा यदि केंद्रीय परमाणु पे एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है तो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म और एक से अधिक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है तो उनके बीच में लगने वाला प्रतिकर्षण बल, तथा एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म तथा सहसंयोजक बंध के बीच में लगने वाला प्रतिकर्षण बल और सहसंयोजक बंध और दूसरे सहसंयोजक बंध के बीच में लगने वाला प्रतिकर्षण बल संरचना को निर्धारित करते हैं। और हमने बताया था कि एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म जिसे हम कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, एलपी कहते हैं जिसे, और दूसरा हमारा होता है सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध या आबंध, इसे हम कहते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, बीपी कह देते हैं। या आप स्मॉल में लिखना चाहें स्मॉल में लिख लीजिए, कैपिटल में लिखना चाहे कैपिटल में लिख लीजिए, जैसे मर्जी। अब इनका क्रम क्या होता है? जो प्रतिकर्षण बल होता है, ध्यान रखिएगा, प्रतिकर्षण बल का जो क्रम होता है ऐसा होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन तथा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच में जो प्रतिकर्षण बल होता है वो होता है सबसे ज्यादा। उससे कम होता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में लगने वाला प्रतिकर्षण बल, और सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में लगने वाला प्रतिकर्षण बल, बॉन्ड पेयर। यदि ये चीज आपको समझ में आती है तो ये प्रश्न आप आसानी से बता सकते हैं। कैसे? देखिए, सबसे पहले NH3 को समझते हैं, अमोनिया को समझते हैं। हम जानते हैं जो नाइट्रोजन होता है उसका परमाणु क्रमांक होता है 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,5। दूसरा है हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 रहता है। हम जानते हैं परमाणु क्रमांक भी 1, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी 1। तो इसमें है 5 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? 5 इलेक्ट्रॉन है। इन 5 में से क्योंकि हाइड्रोजन के 3 हैं तो आप समझ सकते हैं इस 5 में से 3 तो हाइड्रोजन के साथ चले गए, तो कितने बच गए? 2 बच गए ना। तो यानी कि NH3 पर एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होगा और 3 सहसंयोजक बंध होंगे। तो किस प्रकार से होगा? ये हमारे पास नाइट्रोजन मैंने बना दिया, ये इसका एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म यहां पर आ गया, साथ में ये हमारे पास बॉन्ड हो गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। और इनके बीच में जो लगने वाला हम कह सकते हैं ये वाला कोण जो होता है, ये वाला कोण हमारा होता है लगभग 107 डिग्री के बराबर, 107 डिग्री होता है। तो ये तो अमोनिया है क्योंकि इसमें एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है और 3 सहसंयोजक बंध हैं। ध्यान रखना, अमोनिया में यहां पर लिख लेते हैं एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म और 3 सहसंयोजक बंध है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। अब दूसरे स्ट्रक्चर को देखिए जो कि हमारा H2O का। आप जानते हैं ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, परमाणु क्रमांक होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,6। हाइड्रोजन है उसका आप जानते हैं परमाणु क्रमांक 1 होता है। तो अब 2 हाइड्रोजन के परमाणु हैं, तो इसका मतलब यहां 8 में से कितने, 6 में से कितने चले जाएंगे? यहां 6 में से 2 इसके साथ बंध बनाएंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? 2-2 के 2 जोड़े बनाएंगे। तो कैसे बनेगा स्ट्रक्चर? यहां पर बनेगा ऑक्सीजन, एक इलेक्ट्रॉन युग्म ये बन गया ऑक्सीजन का, एक इलेक्ट्रॉन युग्म ये बन गया ऑक्सीजन का, और साथ में H2 है तो 2 हाइड्रोजन के परमाणु यहां पर आ जाएंगे। ये सहसंयोजक बंध बना रहे हैं H, ये H। क्योंकि यहां पर एक ही इलेक्ट्रॉन युग्म था इसलिए इसके द्वारा इन पर जो प्रतिकर्षण बल लग रहा था वो थोड़ा कम था। लेकिन यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन युग्म है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म 2 है, तो ये ज्यादा प्रतिकर्षण बल लगाएंगे इन पर, इसलिए इसके बीच का जो ये वाला कोण होता है वो होता है 104.5 डिग्री के बराबर। तो हम देख रहे हैं ये इसके जो हाइड्रोजन होते हैं थोड़े फैले हुए होते हैं और इसके क्या होते हैं? एक दूसरे के पास होते हैं, इनके कोण थोड़े मिले हुए होते हैं। और जबकि दोनों की यदि संरचना देखी जाए तो वो चतुष्फलकी ही होती है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? इसको
समझ सकते हैं, जैसे ये इसकी बंकित कही जाती। तो इस प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं। मुझे लग रहा है अब समझ में आ गया होगा आपको। मेन आपको यह समझना है कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, दो कितने जोड़े बना रहे हैं, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कितने हैं। जैसे यहां पर बन रहे हैं दो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, दो बन रहे हैं। और हम कह सकते हैं हाइड्रोजन के साथ कितने बना रहे हैं, दो सहसंयोजक बंध। तो मेन बात यह है कि कितने एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म बना रहे हैं, दो बना रहे हैं, इसलिए प्रतिकर्षण बल ज्यादा होने के कारण हाइड्रोजन वाले बॉन्ड एक दूसरे के पास आ गए। इसमें एक ही बन रहा था तो ये थोड़े दूर हैं, इसलिए इनके बीच का कोण 107 डिग्री है और इसका 104.5 डिग्री है। मुझे लग रहा है ये बात समझ में आ गई होगी। अब अगला प्रश्न देखते थे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या है 4.9, 4.8 ये थी, ये है 4.9। क्या कहते हैं, आबंध प्रबलता को आबंध कोटि के रूप में आप किस प्रकार व्यक्त करेंगे। तो क्या है, आबंध प्रबलता, और दूसरा कह रहा है आबंध कोटि। आबंध कोटि तो आप जानते हैं ना, आबंध कोटि मतलब होता है जिसे बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। एकल बंध बन रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है, ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, तो वो हमारी आबंध की कोटि होती है। और आबंध प्रबलता का अर्थ है कि दो परमाणुओं के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो कितना अधिक शक्तिशाली है। हम जानते हैं आबंध प्रबलता आबंध कोटि के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि हम कहें कार्बन कार्बन की यदि बात करें, जब सिंगल बॉन्ड होता है तो डिस्टेंस ज्यादा होती है, यदि डबल बॉन्ड बना दे तो इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे बीच की आबंध कोटि बढ़ती जाएगी, इनके बीच की प्रबलता भी बढ़ती चली जाएगी और बॉन्ड लेंथ भी कम होती है। ये सब चीजें हम थ्योरी में आपको करा चुके हैं। तो आबंध प्रबलता आबंध कोटि के अनुक्रमानुपाती होती है। आबंध कोटि का मान जैसे बढ़ेगा, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड, यदि यहां ट्रिपल बॉन्ड मानो तो सी ऐसे बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड सी। तो ये आबंध प्रबलता यहां सबसे ज्यादा होगी, यहां कम, यहां उससे कम, क्योंकि यहां आबंध कोटि है 3, आबंध कोटि है 3 सिंगल बॉन्ड बन रही है, ट्रिपल बॉन्ड 3, यहां आबंध कोटि है 2 और यहां आबंध कोटि है 1। तो आबंध प्रबलता यहां सबसे कम, ये आबंध प्रबलता देखें तो यहां सबसे कम, यहां उससे ज्यादा, और यहां क्या है, सबसे ज्यादा है। इस प्रकार से समझेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, आबंध लंबाई की परिभाषा दीजिए। प्रश्न संख्या है 4.10, यह है आबंध लंबाई। अब आबंध लंबाई हमारा क्या होती है, आबंध लंबाई होती है जैसे ये C और C कार्बन कार्बन के बीच में जो एक बॉन्ड बन रहा है सहसंयोजक बंध, इसकी जो लंबाई है उसी को हम कहते हैं आबंध लंबाई। अब यदि ये दोनों है परमाणु, जैसे हमें पता है यहां पर परमाणु ही मिल रहे हैं, यदि ये है परमाणु तो परमाणुओं की त्रिज्या, इन दोनों परमाणुओं की त्रिज्याओं की लंबाई का योग आबंध लंबाई के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा, आबंध लंबाई जो होती है ये पिकोमीटर में होती है, यानी कि 10⁻⁻12 मीटर में नापी जाती है। और यदि इस तरीके का हो तो हम लिखते हैं इन दोनों की परमाणु त्रिज्याओं का योग किसके बराबर होगा, आबंध लंबाई के बराबर होगा। अब दूसरा हम देखें, NaCl का देख लेते हैं। Na और Cl ये भी एक बॉन्ड ही बनाते हैं, ये वैद्युत संयोजक बंध होता है। तो इसमें बॉन्ड लेंथ एक प्रकार से कैसी होगी, ये होगा आयनों की त्रिज्या का योग। तो यदि बॉन्ड जो हमारा बन रहा है यदि वो परमाणुओं के बीच में है तो परमाणुओं की त्रिज्याओं का योग बॉन्ड लेंथ यानी कि आबंध लंबाई के बराबर होगा। और यदि वो आयनों के बीच में बन रहा है तो आयनों की त्रिज्याओं का जो योग होगा वही हमारा क्या होगा, आबंध लंबाई के बराबर होगा। और अब बता दिया आबंध लंबाई पिकोमीटर में नापी जाती है और 1 पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को करेंगे, आप नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.11 जो कि इस प्रकार से है। इसके अनुसार CO3 आयन के संदर्भ में अनुनाद के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट कीजिए। इन्होंने कार्बोनेट आयन दे रखा है हमारे को और इसका
अनुनाद के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट करना है, यानी कि जो अनुनादित संरचनाएं होती हैं उनको हमें प्रदर्शित करना है। तो क्या है, कार्बोनेट आयन है यानी कि CO3 2- इसने यहां पर दे रखा है प्यारे बच्चों। तो किस प्रकार से इसकी अनुनादित संरचनाएं बनाएंगे इसे देखते हैं। जब संरचनाएं तैयार करते हैं तो मैंने आपको तरीका बताया था। मैंने कहा था सबसे पहले देखिए इसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। यदि हम कार्बन की बात करें तो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 12, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, सॉरी ये तो इसका भार होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो होता है 2,4। इसी प्रकार ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,6। तो अब हम कहेंगे CO3 2- आयन में कुल इलेक्ट्रॉन, तो लिखेंगे CO3 2- कार्बोनेट आयन में कुल इलेक्ट्रॉन। तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या आ जाएगी, देखिए इसके लास्ट कक्षा में देखना है आपने कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो कार्बन का यहां एक परमाणु है और अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर आ जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन। प्लस ऑक्सीजन के देखिए 3 है तो यहां लिख लिया 3 गुणा, और ऑक्सीजन की अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है तो मल्टीप्लाई आ गया 6। तीसरी बात यहां पर 2- है, यदि 2- है इसका मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त हैं तो यहां पर आ जाएगा +2। इन सबको जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा 4 + 6 × 18 + 2, तो ये हमारा निकल गया 24। तो कुल मिलाकर के कार्बोनेट आयन में 24 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब कैसे संरचना इसकी बनानी है ये भी देखिए। हमने कहा था सीधे इस प्रकार से लिखिए C, ये हमारा केंद्रीय परमाणु कहलाता है। एक तरफ हमने कहा ऑक्सीजन आ गया, दूसरी तरफ भी ऑक्सीजन आ गया और एक ऊपर की ओर हमने ऑक्सीजन रख लिया, ये ऑक्सीजन हो गया। अब जब हमने 3 ऑक्सीजन के परमाणु इसके चारों तरफ रख दिए और केंद्र में कार्बन रख दिया, क्यों रखते हैं मैंने कई बार बता दिया, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होती है वो केंद्र में जगह पाता है, जिनकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है वो किनारों की तरफ जाते हैं। तो अब जब आपने 3 इस प्रकार से ऑक्सीजन के परमाणु कार्बन के साथ जोड़ दिए हैं तो सबसे पहले इनकी एक सिंगल बॉन्ड बना लीजिए। सब में सबसे पहला काम आपका यह है, सिंगल बॉन्ड बनाइए। सिंगल बॉन्ड बनाएंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन यहां पर यूज हो गए। तो टोटल इलेक्ट्रॉन थे 24 में से 6 का इस्तेमाल हो गया, कितने बच गए 18। अब सबसे पहले किनारे किनारे के जो ये ऑक्सीजन है इनमें आपको 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। तो 2 तो यहां पर हो गए, 6 हम यहां लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे यहां पर 1 2 3 4 5 6, ऐसे यहां पर 1 2 3 4 5 6। तो अब देखिए टोटल 24 इलेक्ट्रॉन हो गए। 6 हमने ये बनाए, 6 दूनी 12, 6 3 18 और बीच में 18 19 20 21 22 23 24, तो 24 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। हम कहते हैं स्ट्रक्चर की ये बेसिक हम कह सकते हैं स्टेप है। अब आपने चेक करना होता है कि सबके 8-8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, तो हम देखते हैं ऑक्सीजन के 6 तो ये हो गए, एक सहसंयोजक बंध के कारण एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है तो 2 ये हो गए, तो 6 और 2 8, ऐसे ही इसमें 6 और 2 8, ऐसे इसमें 6 और 2 8। तो ऑक्सीजन का तो अष्टक हो गया पूरा, जो लुईस और कार्सेल का जो मेथड होता है अष्टक नियम का वो इसमें पूरा हो रहा है। लेकिन कार्बन का चेक कीजिए, कार्बन में 1 2 3 4 5 6, तो कार्बन का तो पूरा नहीं हो रहा है। तो इसको कैसे पूरा किया जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं कि कहीं से भी एक इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिए और 2 इलेक्ट्रॉन हटा करके यहां पर हम डबल बॉन्ड बना देते हैं और यहां पर डबल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो उतनी ही है, 6 दूनी 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 4 24, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 24 ही है। लेकिन अब हम देखें इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा था, पहले इसका पूरा था, 6 और 2 8 पूरा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका भी ऑक्टेट पूरा है। इसका देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट अष्टक पूरा है। इस कार्बन का देखिए हम 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये काम हमारा पूरा हो गया। इसका मतलब है इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, ये बिल्कुल सही संरचना है। अब आपने ध्यान देना है क्योंकि यहां पर आयन था 2- थे, तो ये 2 ऋण आवेश अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन कहां हम शो करेंगे ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इसके लिए आपको यह ध्यान देना है कि कार्बन की अंतिम कक्षा में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4, और ऑक्सीजन की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन थे संयोजी कोष में, 6। तो सबसे पहले कार्बन में देखिए, ये हमारा कार्बन था केंद्र में, इसके समीप कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2
3 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए। तो इसके अंतिम जो संयोजी कोश है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन थे, इसने चारों इलेक्ट्रॉन यहां दे रखे हैं। मेरी बात को प्यारे बच्चों थोड़ा फोकस होकर के देखिएगा, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये बच्चों को समझ में नहीं आती है, सामान्यतः मैंने देखा है, इसलिए आपको कह रहा हूं। तो मैंने कहा कार्बन की अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, ये चारों इलेक्ट्रॉन आ गए। कौन कौन से मैं इससे दिखा देता हूं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये कार्बन के 4 हैं यहां पर। अब आप कह रहे होंगे सर ये भी तो हैं, पर ये दोनों किसने शेयर किए, इस ऑक्सीजन ने। ये वाला किसने शेयर किया, इस ऑक्सीजन ने। ये वाला किसने सहसंयोजक बंध बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन दिया, ये इस वाले ऑक्सीजन ने दिया। तो कार्बन ने अपने चारों के चारों दे दिए, तो पूरा हो गया। अब ऑक्सीजन में देखिए संयोजक कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब चेक करते हैं हम यहां पर, यहां देखिए 1 2 3 4 5 6। तो इस ऑक्सीजन की अंतिम कक्षा में जो 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन थे वो वहां पर शो हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यानी कि ये ठीक है। अब यहां पर आ जाइए, यहां पे देखिए कितने, 1 2 3 4 5 6 और एक ये भी है इसका 7वां। तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इस पे एक क्या है, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है। तो इसलिए जो ऋण आवेश आएगा वो इसमें आएगा। ऐसे इधर की ओर देखें, 1 2 3 4 5 6, तो अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। लेकिन हम देख रहे हैं ये एक इलेक्ट्रॉन और यहां पर शो कर रहा है, किसके लिए, सहसंयोजक बंध के लिए। इसका अर्थ है इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन क्या है, अतिरिक्त है। तो ये हम इसका अब इसकी सही सही संरचना हमें प्राप्त होगी। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि डबल बॉन्ड यहां पर ही बने और ये दोनों के दोनों ऋण आवेश यहां पर ही आए। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं C, और यहां पर हम लिख सकते हैं, यहां पर डबल बॉन्ड O, यहां पर सिंगल बॉन्ड O, ऊपर सिंगल बॉन्ड O। अब यहां पर हमने दिखाए थे 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। यहां पर हमारे कितने थे, बाकियों में दोनों में 6 6 थे, तो 1 2 3 4 5 6। यहां पर भी 1 2 3 4 5 6, ये हमारे हो गए। और जो 6 6 हैं उनमें ऋणावेश, एक यहां पर ऋणावेश और एक इस वाले ऑक्सीजन में ऋणावेश। तो ये भी हमारा क्या हो गया, एक और संरचना हमारी तैयार हो गई। जो हमारी विहित संरचनाएं कहते हैं अनुनाद के लिए, उन सब में जो बंध बनते हैं उन बंधों की संख्या समान होनी चाहिए, पहली बात। और उनका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होना चाहिए कि वो एक दूसरे के समानार्थी हो। तो जैसे यहां पर एक डबल बॉन्ड बनी है, 2 सिंगल बॉन्ड बनी है, यहां पर भी एक डबल बॉन्ड है, 2 सिंगल बॉन्ड है। तो इसी स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब की बार पहले यहां थी, फिर यहां आई, अब की बार डबल बॉन्ड यहां बना लेते हैं। तो ये कार्बन, यहां डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो अब इलेक्ट्रॉनों को कैसे दर्शाएंगे, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 2 3 4। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। ऋणावेश किसमें आएगा, एक इसमें आएगा, एक इसमें आएगा। तो ये तीनों संरचनाएं समानार्थी हैं। और अनुनादी संरचनाएं क्या होती हैं और कैसे वैज्ञानिकों को पता चला, हम यहां देख रहे हैं कि ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। और थ्योरेटिकली हम जानते हैं यदि सिंगल बॉन्ड होता है तो बॉन्ड लेंथ होती है ज्यादा, यदि डबल बॉन्ड होता है तो बॉन्ड लेंथ होती है कम। यानी कि बंध की जो लंबाई होती है, आबंध लंबाई जिसे हम कहते हैं, यदि एक एकल बॉन्ड है, जैसे यहां पर एकल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है, तो एकल बॉन्ड में आबंध की लंबाई होती है ज्यादा और डबल बॉन्ड में आबंध की लंबाई होती है कम। तो वैज्ञानिकों ने जब कार्बोनेट का जो आयन का स्ट्रक्चर देखा तो उन्होंने देखा इन सब आबंधों की लंबाई समान थी। तो इस बात से उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि इसकी जितनी भी संभव संरचनाएं हैं, जैसे हमने यहां 3 दिखाए हैं, इन संरचनाओं को उन्होंने नाम दिया विहित संरचनाएं। और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये तीनों की तीनों बॉन्ड लेंथ इसलिए बराबर होती है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लगातार मूव करते रहते हैं। ये संरचना इसमें, ये संरचना इसमें परिवर्तित होती रहती है, इतनी तेजी से परिवर्तित होती है कि हम बॉन्ड लेंथ किसी की भी ज्ञात करें, सबकी क्या आती है, समान आती है। इसलिए इन संरचनाओं को, इन विहित संरचनाओं को हम अनुनादी संरचनाएं भी कहते हैं। तो मुझे लग रहा है ये अब आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है 4.12, हमारा है प्रश्न 4.12। 4.12 में दे रखा है, नीचे दी गई संरचनाएं 1 तथा 2 द्वारा H3PO3 को प्रदर्शित किया गया है। क्या ये 2 संरचनाएं H3PO3 के अनुनाद संकर के विहित कैनोनिकल रूप माने जा सकते हैं? यदि नहीं तो इसका कारण बताइए। तो क्या क्या इन्होंने दिया है, सबसे पहले P, यहां पर बना देते हैं P, और यहां पर O,
O, एक नीचे है O और ऊपर की ओर है H, और एक H इन्होंने और जोड़ा हुआ है H, और यहाँ पर है H। एक संरचना है तो इन्होंने ये बनाई। साथ में इलेक्ट्रॉनों का जो साझा बता रखा है वो इस प्रकार से है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पर 2, यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं 2 होंगे, और बाकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर हो जाएगी हमारी 6, 1 2 3 4 5 6, तभी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसकी भी हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके भी ऊपर नीचे और आ जाएंगे, तो 1 2 3 4, इस प्रकार की ये संरचना यहाँ पर तैयार होगी। एक ये संरचना, एक और संरचना इन्होंने दी है, इस संरचना को हम यहाँ पर बना रहे हैं। ये हमारी है P, यहाँ पर O O O, और नीचे हमारा आ गया H, और साथ में यहाँ पर भी H है और यहाँ पर भी H है। दूसरी संरचना हमारी ये वाली है। तो 8 इलेक्ट्रॉन तो बिल्कुल पहले की तरह हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन पहले की तरह हैं। बाकी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, 1 2, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होंगे, 1 2, और नीचे की ओर देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ पर आ गए, 1 2। तो इस प्रकार से ये हमारी संरचना क्या हो गई, पूरी हो गई। और ऑक्सीजन के पूरे कर लें तो 1 2 1 2 1 2 1 2, ऑक्सीजन के 8 हो गए। अब ये क्या कह रहा है कि क्या ये अनुनादी संरचनाएं हैं? तो अनुनादी संरचनाएं मैंने आपको ऊपर अभी समझाया। अनुनादी संरचनाओं में क्या होता है, सबसे पहले जितने भी बंध बनते हैं उनकी संख्या समान होती है। जैसे यहां पर एक डबल बॉन्ड बना था, 2 सिंगल बॉन्ड बने थे। यहां पर भी देखिए 1 डबल बॉन्ड 2 सिंगल बॉन्ड, यहां पर भी 1 डबल बॉन्ड 2 सिंगल बॉन्ड। क्या ये नियम यहां पर लागू हो रहा है? तो यहां पर क्या है, ये एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, तो ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये हो गई, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सारी की सारी सिंगल बॉन्ड्स बन रही है। तो कितनी बन रही है आप चेक कर लेंगे, यहां पर हम दिखा देते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6। तो कितने बन रहे हैं, हम कहते हैं एकांकी या एकल बंध कह देते हैं इसे, एकल आबंध। इस वाले में बन रहे हैं हमारे 6 एकल आबंध, कितने 6। अब इस वाले में एकल आबंध चेक करें, 1 2 3 4 5, और यहां पर हम एक और चेक करें तो ये हमारा हो गया 6, और यहां पर हम इलेक्ट्रॉनों को पूरा कर लेते हैं, 1 2 3 4। तो एकल आबंध तो हम देख रहे हैं सही बन रहे हैं। यहां पर देखिए ये बन रहा 1 2 3 4 5, और एक वही हमारी हो गया 6। इसी प्रकार यहां देखें 1 2 3 4 5 6, एकल आबंध तो दोनों में 6 6 बन रहे हैं। ये भी 6 है और दूसरे वाले में भी कितने हैं, 6 है, कोई समस्या नहीं है। पर इसमें एक चीज आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे यहां पर हाइड्रोजन जो है P के साथ कनेक्ट है, जबकि यहां पर जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। स्ट्रक्चर में मेरे ख्याल से यही है आपकी बुक में जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है। बिल्कुल स्ट्रक्चर यही है। तो आप देख रहे हैं इसमें ये हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा हुआ है, P के साथ, और यहां पर ये वाला हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा हुआ है, H के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि सही नहीं है। तो इसलिए हम इन दोनों संरचनाओं को अनुनादी विहित संरचनाएं नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं जो हमारा स्ट्रक्चर है वही चेंज है। यहां पर एक हाइड्रोजन सीधे फास्फोरस के साथ जुड़ा हुआ है, जबकि यहां एक हाइड्रोजन, कोई भी हाइड्रोजन ऐसा नहीं है जो सीधे डायरेक्ट फास्फोरस के साथ जुड़ा हुआ हो। तो संरचनाएं बदली हुई हैं, इसलिए ये दोनों विहित संरचनाएं नहीं है, ये अनुनादी संरचनाएं नहीं होंगी। अनुनादी संरचनाएं अनुनादी संरचनाएं नहीं है, ये नहीं है। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे।